सर आपका हिकमत से ताल्लुक़ है, तो आपका शौक़ इसमें किस तरह डेवलप हुआ? मेरी फैमिली तकरीबन 4 नस्लों से इस शोबे से वाबस्ता है। पर यही एक वो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने भी जब अपने इंटर तक FSC में पढ़ रहा था तो मुझे भी शौक़ हुआ। जो एलोपैथी है और हिकमत है, इन दोनों के दरमियान एक क्लैश है। हाँ, ये असल में ज़िद है। देखिए, आपके किचन में सैकड़ों ऐसी अद्वियात हैं जो आपकी फ़र्स्ट रेमेडी के तौर पर यूज़ हो सकती हैं। यूरिक एसिड पे थोड़ी सी बात कर दें, जो हमारे जिस्म पे उसका अमल दखल है। ये जो हम ग़िज़ा लेते हैं उसमें एक जूस होता है, उसे कहते हैं प्योरीन। प्योरीन यूरिक एसिड बनाता है बॉडी में। तो जब इसकी मिकदार 6-7 से ज़्यादा हो गई तो ये हमारे जोड़ों के अंदर क्रिस्टल बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो क्रिस्टल बने होते हैं ये खराश और रगड़ पैदा करते हैं, बिल्कुल ठीक। वो दर्द का बायस बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ कुदरती जड़ी बूटियों और हिकमत को आवाम के सामने नहीं आने देती और ना ही इसका शऊर पैदा होने देते हैं। आइए इसी बारे में सवाल करते हैं हकीम सलीमी साहब से, जो पिछले कई सालों से तिब्बे यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हकीम सलीमी साहब से। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर आपका हिकमत से ताल्लुक़ है और जिस तरह आपने कहा कि आपकी 4 पुश्तें जो हैं वो यही काम कर रही हैं, तो आपका शौक़ इसमें किस तरह डेवलप हुआ? अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने तजुर्बात के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरा बड़ा इश्तियाक रहता है कासिम अली शाह साहब के जो मोटिवेशनल लेक्चर्स है सुनते भी रहते हैं, और ये मेरे लिए अपने लिए एजाज़ है कि मैं आज इस पाकिस्तान के बल्कि एक दुनिया के एक नामवर जो शख्सियत है कासिम अली शाह, उनके फाउंडेशन में आपके साथ हूँ। रियली ऑनर्ड। तिब्बे यूनानी जो एक सदियों कदीम तरीका इलाज है और ये बाकायदा एक फ़लसफ़े और एक साइंस पर कायम है। और एक ज़माना था कि तमाम तर इन्हिसार जो इलाज मुआलजे का वो इसी तरीका इलाज पे था। और ये अबू अली सीना, बुकरात, जालिनूस और इन जैसे बड़े नामवर साइंसदानों ने इस तरीका इलाज की बुनियाद रखी और इस पर तहकीकात की, और ये यकीनन दुख इंसानियत की खिदमत करता रहे और अब भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। मेरी फैमिली, जिस तरह आपने फरमाया कि मैं एक छोटे से कस्बे पंजाब के बहावल नगर से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरी फैमिली तकरीबन 4 नस्लों से इस शोबे से वाबस्ता है। मेरे वालिद मोहतरम हकीम हाफ़िज़ मुश्ताक अहमद, हकीम नज़र मोहम्मद साहब, फिर हकीम हाफ़िज़ सूफ़ी रमज़ान साहब मेरे परदादा थे। हम गुज़िश्ता पाकिस्तान बनने के फ़ौरी बाद इसी शोबे से वाबस्ता हुए, और परदादा जी, फिर दादा जान, वाला साहब इसी शोबे से रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस इलाके का रवायती और मकबूल तरीका इलाज है जिससे लोग पसंद भी करते हैं। और एक वक्त तो था कि हम जानते हैं कि जो हकीम साहब को मुआशरे में और उस कम्युनिटी में बड़ा एक बुनियादी हैसियत हासिल थी। पर यही एक वो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने भी जब अपने इंटर तक FSC में पढ़ रहा था तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी अपने इस आबाई पेशे की तरफ आऊँ। फिर मैंने जो बर सग़ीर की एक सबसे बड़ी तिब्बी दरसगाह है तिब्बिया कॉलेज अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर, यहाँ पे दाखिल हुआ और यहाँ से तालीम मुकम्मल की। और फिर मेरी खुशकिस्मती ये कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के साथ मुंसलिक हो गया। फिर कुछ लिखने लिखाने का और तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला भी मेरा रहा, और मैं उस इदारे में शुबा पब्लिकेशंस के इंचार्ज की हैसियत से काम करता रहा। और इस दौरान मुझे अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ज़्यादा मौक़े मिले, तिब्बी कैंप्स किए हमने, तिब्बी सेमिनार्स किए, आगाही, शऊर और सेहत की जो है ना वो इस हवाले से हमने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में मुझे ये अपने इदारे के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान में जाने का मौका मिला। मैंने बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, सिंध के बड़े दूर दराज देहात में भी, KP में और पंजाब का तकरीबन तमाम इलाकों में खिदमत का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस तरीका इलाज की सरपरस्ती करे तिब्बे यूनानी की, तो कोई वजह नहीं है कि हम जो ख़ास तौर पर शायद मैं बात करूँ कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक, अगर हम जापान की बात करें, अगर हम चीन की बात करें, हम अपने नेबर इंडिया की बात करें,
तो वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में वहाँ का जो लोकल तरीका इलाज है उसको बड़ी अहमियत देते हैं। जापान की मैंने बात की, वहाँ पे काम्पो उनका लोकल तरीका इलाज है। तो वहाँ पे हर शहरी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इब्तदाई इलाज मुआवजे के लिए काम्पो से रजू करे, उसके बाद अगर कोई ज़रूरत हो तो दूसरे तरीका इलाज से वो इलाज करवा सकते हैं। इसी तरह चीन में जो उसका ट्रेडिशनल चाइनीज़ सिस्टम है जिसमें आपको पंक्चर है और वो हर्ब्स से इलाज करते हैं, वो आज हम देखते हैं कि कोरोना की जो पेंडेमिक हुई है इस हवाले से जो चीनी माहिरीन ने काम किया उसमें अपने रवायती जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन से काफ़ी सपोर्ट ली है। इसी तरह इंडिया की बात करते हैं तो वैदिक तरीका इलाज को वो अपने आल्दो के वो अपने मज़हब का हिस्सा समझते हैं तो उसको बड़ी सपोर्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के जो अरबाब पुस्तकुशाद हैं वो इस तिब्ब यूनानी जिसे हम तिब्ब इस्लाम भी कहते हैं, तिब्ब मशरिकी भी कहते हैं, इसकी अगर सरपरस्ती करें तो कोई वजह नहीं है कि यहाँ का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम जो अस्पतालों पे बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया हुआ है, यहाँ पे आबादी की निस्बत से अस्पताल कम है, तो वो अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में अपने इस लोकल तरीका इलाज को सपोर्ट करें और आलमी इदारा सेहत भी यही चाहता है, तो मेरा ये मानना है कि हम बहुत सारे अमराज को प्राइमरी लेवल पर टैकल कर सकते हैं। लेकिन सर एक मसला ये है कि जो एलोपैथी है और हिकमत है इन दोनों के दरमियान एक क्लैश है। एलोपैथी वाले आपकी बात नहीं मानते और आप एलोपैथी वाले की बात नहीं मानते, ये क्लैश हमें मुआशरे में भी नज़र आता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये असल में ज़िद है और इसके अलावा कुछ नहीं। बुनियादी तौर पर तो हमारे जो मतम नज़र है वो इंसानी सेहत होनी चाहिए और जहाँ भी अगर कौमी जज्बे के साथ सोचा जाए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि जी फ़लाना तरीका इलाज बिल्कुल गलत है। मैं हर एक को उसकी हैसियत को तस्लीम करता हूँ। बिल्कुल सही। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या दलील है। मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ कि एलोपैथी अगर हिकमत वाले उससे इनकार करते हैं तो वो इनकारी क्यों हैं, और अगर एलोपैथी वाले हिकमत का मना करते हैं तो उसके पीछे क्या दलील है? मैं तो जिस थिंक टैंक से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा तो जो आबा व अजदाद ने मुझे ये तो पढ़ाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं है कि आपने किसी भी दूसरे इल्म की नफ़ी करनी है। नहीं, एक तो नज़रिए का इख्तिलाफ होता है। कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं बड़ा बताऊं आपको वाज़े तौर पर, देखिए जो एलोपैथिक है ये भी इलाज भी ज़िद है, ठीक है। आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, आप पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तिब्ब यूनानी भी इलाज भी ज़िद है, अगर इसमें दीगर मामलात भी आते हैं तो फ़िलासफ़ी की रूह से अगर देखें तो दोनों इलाज भी ज़िद हैं, दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा, इख्तिलाफ कहाँ से आता है? बेसिकली इख्तिलाफ आता है सोच से। वो भी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो इस तरीका इलाज को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ तिब्बा में भी ज़ाहिर है कि जब ज़िद शुरू होती है तो फिर एक दूसरे को हम नफ़ी करते हैं। तो अगर हम ज़िद छोड़ दें और हमारा मतम नज़र ये हो कि दोनों तरीका इलाज हैं, और मैं जिस तरह मैंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के लेवल पे अगर हम अपने तरीका इलाज जो लोकल तरीका इलाज है, मैं ये क्यों कहता हूँ, बेसिकली जो तिब्ब है, तिब्ब यूनानी है, तिब्ब इस्लामी है, तिब्ब मशरकी है, ये लोकल जड़ी बूटियों से इलाज मुआवजे को फ़रोग देती है। देखिए आपके किचन में सैकड़ों ऐसी अद्वियात हैं जो आपकी फ़र्स्ट रेमेडी के तौर पर यूज़ हो सकती हैं। देखिए सौंफ से कौन वाकिफ़ नहीं है, धनिया कौन नहीं जानता है, काली मिर्च किसको पता नहीं है, लौंग, जायफल, जावित्री। जब भी कभी आप थोड़ा सा रिकॉल करें 20, 25, 30 साल पहले की बात, किसी को दांत में दर्द होती थी तो पहली चॉइस क्या होती थी? लौंग लें और लौंग रख दें, पहली चॉइस होती थी। नमक, सफ़ेद नमक लें और जहाँ दर्द हो रही है वहाँ पे रख लें आप थोड़ा सा, तो ये पहली चॉइस थी आपकी। कि वो आज अगर आप इस मसले को हल के लिए, यानी कि आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी डायग्नोज ना करवाएं, अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट ना करवाएं, मगर आपके किचन में आपके लिए सैकड़ों अद्वियात मौजूद हैं। पेट दर्द हो रही है तो अजवाइन नानी अम्मा, दादी अम्मा हमारी यूज़ करवाती थी, सफ़ेद नमक और अजवाइन को मिलाकर पेट दर्द के लिए इस्तेमाल करवाया जाता था, गुर्दे के दर्द के लिए इस्तेमाल करवाते थे। मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई, आज भी अजवाइन मौजूद है। और इसी अजवाइन से एलोपैथिक में देखें हायोसिन एक इंजेक्शन बना जो पेट दर्द के लिए है, ठीक है, उसमें से कैलकलाइड लिया और उससे इंजेक्शन बना दिया। एलोपैथिक चांस ये कहती है कि वो एक जोहरे मौसरा है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो आपने अजवाइन से लिया, उसको इंजेक्शन बनाया और यूज़ कर लिया। हम ये कहते हैं, यहाँ पे जो आपका सवाल है उसकी रूह, अजवाइन के अंदर सिर्फ वो हायोसिन नहीं है,
वो सिर्फ वो एक अल्कलाइड नहीं है, कुदरत ने हायोसीन के अंदर और चीज़ें भी, फ्लेवोनाइड्स भी रखे हैं, अल्कलाइड भी रखे हैं, उसमें सेपोनिन्स भी हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट हैं जो फ़ायदेमंद हैं। अब इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ अपनी बात को और वाज़ेह करूँगा। एक हर्ब है, इसे हम कहते हैं सोमा कल्पा। ये हमने सुना होगा कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा यहाँ पे मामला भी पैदा हुआ एफिड्रीन का। ये एफिड्रीन बेसिकली इसका सोर्स है सोमा कल्पा। ठीक है। ये एक पौधा है, एक नेचुरल पौधा है, उसके अंदर ये एफिड्रीन एक अल्कलाइड पाया जाता है। ठीक है। और जब इसको प्रोसेस करते हैं लेबोरेटरी में सूडो एफिड्रीन तैयार करते हैं जो ये एलोपैथिक साइज में यूज़ होती है। एफिड्रा प्लांट को अगर आप एस्थमा के लिए या ऐसी इलामात के लिए जो आपको ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर जो सांस की नालियों को खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें एफिड्रा के अंदर ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जो एफिड्रीन जब ब्रोंकोडायलेशन करती है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। बिल्कुल ठीक है। तो कुदरत ने उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे कंपाउंड रखे जो उसको मैनेज करते हैं। हमारा ये मानना है कि आप अगर रॉ मटेरियल को अगर आप उसको रॉ हालत में इस्तेमाल करते हैं, कुदरत ने उसको बैलेंस किया होगा कि उसके नुकसानात नहीं होंगे, नुकसान कम से कम होंगे। एलोपैथिक में उसको सिर्फ वो एक एफिड्रीन यूज किया गया, उसकी वजह से साइंस ने ही बताया, मैं नहीं कह रहा, ये एलोपैथिक साइंस कह रही है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामला बढ़ गए। चलिए बिल्कुल ठीक। तो इस चीज़ें बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आपने वाज़ेह कर दिया इस बात को। मैं चाह रहा था जो बीमारियां हैं जो हमने सोचा था कि इस बारे में बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, टाइम की भी किल्लत है। सर, ज़ियाबेतस का इलाज तिब्बे यूनानी में क्या है, मुख्तसर अगर हम बताएं। हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए ज़ियाबेतस ज़ाहिर है आप सब जानते हैं जिनको ज़ियाबेतस, अगर मैं थोड़ी सी इजाज़त दें तो हमारे जिस्म एक ऑर्गन है जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, उर्दू में लबलबा कहते हैं। इसका काम है इंसुलिन बनाना। ठीक है। और भी काम करता है मगर एक काम है इंसुलिन बनाना है। इसके जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। जब भी हम कोई ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा को आप ग्लाइकोजन कहते हैं, वो जब बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है तो उस ग्लूकोज को बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, वो बॉडी बना रहे हैं। ठीक है। जैसे ही आपके अंदर ग्लूकोज या कोई भी ग्लाइकोजन गया खुराक की सूरत में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन पैदा हुई, कुदरती तौर पर पैदा हुई। जब ये इंसुलिन कुदरती तौर पर बनना कम हो जाए, मेरा अल्फाज पे रखो, कम हो जाए, या एक सूरत है बिल्कुल ही ना बने, जो बिल्कुल नहीं बनती, जो पैदाइशी या शुरू में होता है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें इंसुलिन बिल्कुल बननी बंद हो जाती है, उसके लिए तो एक ही चारा होता है, वो है इंसुलिन लगाना। जब टाइप 2 की बात करते हैं तो उसमें दो कंडीशंस आती हैं। बाज़ सूरतों में वो जो पैंक्रियाज है हमारा, जो लबलब है, वो बहुत कम काम कर रहा है, वो अपनी तरह उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, वो इंसुलिन पूरी तरह पैदा नहीं कर रहा। तिब्बे यूनानी क्या करती है? तिब्बे यूनानी के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद हैं, ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो उस पैंक्रियाज के फंक्शन को ठीक करना है। ठीक है। तिब्बे यूनानी का फलसफा क्या कहता है? तिब्बे यूनानी ये कहती है कि आपने दवाई ने क्या करना है, जो दवाई इस्तेमाल कराएंगे वो आपकी बॉडी की उस मर्ज को ख़त्म करने में मदद करेगी। ठीक है। तो अब मदद क्या है, बॉडी की मदद क्या है? बॉडी की मदद यह है कि आपका जो पैंक्रियाज है, जो लबलब है, वो इंसुलिन पूरी तरह नहीं बना रहा, आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं बन रही, या कहीं वो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, सेंसर उस तरह काम नहीं कर रहा कि जितना वो इंसुलिन बननी चाहिए उतना बन नहीं रही। तो आपके पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो आपके पैंक्रियाज के फंक्शन को ठीक करें और इंसुलिन पूरी तरह बनाएं। एक बात, फिर वो जो इंसुलिन है वो उसको हम स्टिमुलेट करें और इंसुलिन पूरी बने, और वो इंसुलिन जब बनेगी और हमारा ग्लूकोज प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट होगा और शुगर का मामला नहीं होगा, और वो खून में जो शुगर की या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है वो नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी अद्वियात मौजूद हैं। और बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर, मैं चाह रहा था यूरिक एसिड पे थोड़ी सी बात कर दें, जो हमारे जिस्म पे उसका अमल दखल है, और गुर्दों के साथ उसका क्या ताल्लुक है? हाँ, बहुत अहम सवाल है। बेसिकली हम ये जो पहले ज़ियाबेतस की बात भी की है, यूरिक एसिड की बात भी की है, ये बेसिकली हमारा एक मेटाबॉलिज्म बॉडी में होता है। जो हम खाना खाते हैं उसका एक इस्ताला का निज़ाम है, वो जो खाना खाते हैं वो हज़म होता है, वो फिर मुख्तलिफ प्रोसेस से होता है। अब हमारे बॉडी में गुर्दों का काम क्या है, मैं थोड़ी सी बात करके, जो आपने यूरिक एसिड और गुर्दों की बात की है, हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें से जो गुर्दों का एक काम यह है कि इसने फिल्ट्रेशन का अमल करना है, कि फिल्टर करके जो वेस्टेज मटेरियल है वो यूरिन के ज़रिए पेशाब बॉडी से बाहर चला जाएगा, और जो फ़ायदेमंद अज्जा हैं वो खून के साथ शामिल होकर बॉडी में काम आएंगे।
अब एक चीज़ होती है जो हम ग़िज़ा लेते हैं, उसमें एक जूस होता है, उसे कहते हैं प्योरीन। ये हमारी फूड से हासिल होती है। फूड कौन सी? जो हम गोश्त खाते हैं, जो हम दालें खाते हैं, जो हम मीठा परोठा खाते हैं, ये जो चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पर गोश्त में भी जो ऑर्गन, कलेजी है, गुर्दे, कलेजी, इस तरह के जो अज्जा, ख़ास तौर पर अज्जा हैं, इनके इसके अंदर ये कुदरती तौर पर प्योरीन ज़्यादा पाई जाती है। अब होता क्या है, यूरिक एसिड के ज़िमन में क्या होता है, प्योरीन यूरिक एसिड बनाता है बॉडी में। जब हम प्रोटीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमारा इनटेक जो मौजूदा पिछले कुछ दौर में हमने देखा कि फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बढ़ गया, उसमें क्रीम यूज़ हो रही है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है किसी भी सोर्स में, और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्योरीन ज़्यादा गई है ग़िज़ा की सूरत में। एक चीज़। दूसरा काम क्या हुआ कि गुर्दों ने वो जो यूरिक एसिड है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं किया, कि वो पेशाब के रास्ते निकलना चाहिए था, वो जो फिल्ट्रेशन का अमल है वो स्लो हो गया, और वो यूरिक एसिड आपके खून में ज़्यादा शामिल होना शुरू हो गया। दो चीज़ें हो गई, एक तो फूड से जो आपकी प्योरीन आई, यानी कि प्रोटीन इनटेक ज़्यादा किया, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा किया, या गोश्त वाले अज्जा का इस्तेमाल ज़्यादा किया, उसकी वजह से प्योरीन बढ़ गई आपकी बॉडी में, खून में। फिर गुर्दों ने सही फिल्टर करके उसे निकाला नहीं। बॉडी में एक सर्टेन लिमिट तक, 5 तक या 6 तक हमें यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जब इससे बढ़ जाए तो ये यूरिक एसिड करता क्या है, गुर्दों ने जब सही फिल्टर नहीं किया तो खून में शामिल हो गया, तो जब इसकी मिकदार 6-7 से ज़्यादा हो गई तो ये हमारे जोड़ों के अंदर ये नीडल लाइक क्रिस्टल बनाना शुरू कर देते हैं, सुई की तरह के क्रिस्टल बनते हैं। फिर वो जब इसकी मूवमेंट होती है, छोटे जोड़ हों, ये हमारी उंगली का जोड़ या घुटनों, कोई भी कहीं जहाँ जोड़ हैं, तो उनकी मूवमेंट के दौरान ये जो क्रिस्टल बने होते हैं ये खराश और रगड़ पैदा करते हैं, वो दर्द का बायस बनते हैं। तो इसलिए यूरिक एसिड का मामला, ये जो आपका सवाल का अगर मैं मुख्तसर जवाब ये दूं कि मौजूदा दौर में गोश्त और ख़ास तौर पर एनिमल सोर्स से हासिल होने वाली प्रोटीन से जो हम ग़िज़ा ले रहे हैं, वो उसमें प्योरीन होती है और वो यूरिक एसिड बढ़ाने का सबब बन रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। टाइम की किल्लत के बायस हम बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन इस गुफ्तगू से तिब्बी यूनानी के बारे में ज़रूर जान चुके होंगे। इंटरव्यू देखने का बहुत शुक्रिया।